हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की क्लास में हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये है फिफ्थ क्वेश्चन के जो मतलब अथवा में क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पढ़ा था हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में उसके जो भौगोलिक और सांस्कृतिक कारक है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है उसी के अथवा में। जनाधिक्य एवं अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले हम कि जनाधिक्य क्या होता है, फिर पढ़ेंगे उसके अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जनाधिक्य क्या होता है। कि जनाधिक्य का मतलब है जब किसी क्षेत्र में मानव जनसंख्या उस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय वहन की क्षमता से ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्या है कि जनाधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब क्या है कि किसी क्षेत्र में उस क्षेत्र की जनसंख्या है वो अधिक होती है किसकी अपेक्षा, उसके जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसकी अपेक्षा में क्या है, जनसंख्या का अधिक होना। ठीक है, जनसंख्या अधिक होना किसकी अपेक्षा, उसके जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसकी अपेक्षा। ठीक है, उसके प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसकी अपेक्षा जनसंख्या अधिक होना, वो क्या कहलाता है, हमारा जनाधिक्य की स्थिति कहलाती है। यानी कि उस क्षेत्र में जहां पर प्राकृतिक संसाधन की अपेक्षा जनसंख्या अधिक होना जनाधिक्य कहलाता है। जनाधिक्य की अवधारणा का आधार संसाधनों की तुलना में ज्यादा जनसंख्या का होना है। वही बात है कि संसाधनों की तुलना में क्या है, जनसंख्या अधिक होना क्या कहलाता है, जनाधिक्य कहलाता है। और उस क्षेत्र की क्या है, पारिस्थितिकीय वहन क्षमता से अधिक हो जाए, यानी कि उस क्षेत्र की जो मतलब परिस्थिति होती है उसकी अपेक्षा जनसंख्या का अधिक हो जाना जनाधिक्य कहलाता है। आगे क्या है कि जब संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बाद भी जीवन स्तर कम रहता है तो यह जनाधिक्य की स्थिति होती है। यानी कि क्या है कि जब संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के बाद में भी क्या है कि जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मिले होते हैं, ठीक है, उसका क्या है कि यदि मानव है वो सही ढंग से इस्तेमाल कराए, यानी कि क्या है वो मतलब उसे देखकर इस्तेमाल कराए। जैसे कि उसे पहले पता है कि वो क्या है, हमें एक निश्चित मात्रा में मिले हुए एक जो सीमित मात्रा होती है संसाधन को इस्तेमाल करने के, उसको देखकर भी वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि संसाधनों की कमी होती जा रही है, जनसंख्या की वृद्धि है वो बढ़ रही है। यानी कि क्या है कि उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने के बाद में जीवन स्तर कम रहता है। यानी कि जीवन जितना उसका जो जीवन है उसमें क्या है, संसाधनों की कमी होना जनसंख्या की अपेक्षा, तो वो क्या कहलाता है, जनाधिक्य की स्थिति कहलाता है। ठीक है, कि जो सीमित संसाधन है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए भी क्या है कि जो जीवन में उसकी अपेक्षा है वो कम दिखाई देता है, तो वो जनाधिक्य की स्थिति कहलाती है। आगे है कि जनाधिक्य की समस्या दुनिया भर में और यह लगातार बढ़ रही है। यानी कि जो जनसंख्या की जो समस्या है वो क्या है, हमारे पूरे दुनिया भर में है। ठीक है, पूरे विश्व में जनाधिक्य की समस्या है वो पाई जाती है और ये लगातार क्या है, बढ़ रही है। जैसे क्या है कि भारत की जो जनसंख्या है वो भारत में क्या है, विश्व में भारत का जो पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो उसी प्रकार है वो क्या है, लगातार दिन प्रतिदिन है वो इसकी समस्या बढ़ रही है। जनाधिक्य की वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा होती है, सुविधाओं का मार्ग संकुचित हो जाता है। ठीक है, क्या है कि जो जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि होने से विश्व में इतनी अधिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है कि जिसके कारण क्या है, सुविधाओं का जो मार्ग है वो संकुचित हो गया। यानी कि जितनी भी सुविधाएं एक मतलब मानव प्रजाति को मिलनी चाहिए, जैसे क्या है शिक्षा से संबंधित जो सुविधाएं होती है और स्वास्थ्य से संबंधित जैसे अस्पताल वगैरह की होती है, ठीक है, तो इनमें क्या है कि उसका जो मार्ग है वो संकुचित हो गया। यानी कि क्या है कि जनसंख्या से अधिक होने पर क्या है कि उसके जो मतलब स्वास्थ्य संबंधी या फिर क्या है उसके जीवन से रिलेटेड जितने भी जो मतलब सफलता के जो मार्ग होते हैं उनका कम हो जाना। ठीक है, वो किसके कारण होता है, एक जनाधिक्य के कारण होता है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण। आगे है जनाधिक्य की वजह से आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा आती है। ठीक है, कि एक जनाधिक्य की वजह से जो मनुष्य का एक आर्थिक विकास होता है, यानी कि उससे संबंधित जितना भी उसकी संस्कृति होती है, उसके खान पान से संबंधित, उसकी शिक्षा और क्या है उसके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो क्या है, जनाधिक्य के कारण में उसको बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, कि जनाधिक्य की वजह से आर्थिक विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है। यानी क्या एक मनुष्य का मतलब सही ढंग से डेवलपमेंट न हो पाना किसके कारण, जनाधिक्य की वजह से। आगे भारत में भी जनाधिक्य की समस्या है, तो भारत है उसमें क्या है, जनसंख्या की वृद्धि होने से बहुत अधिक समस्याएं हैं वो
उत्पन्न हो रही है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये साल पूरे मतलब एक साल की अगर हम बात करते हैं और उसके रिलेटेड क्या है कि बहुत अधिक जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, भारतीय समाज में जनाधिक्य की वजह सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। जो भारतीय समाज है उसमें जो जनाधिक्य की जो विशेषता होती है वो क्या है, एक तो उसके सामाजिक कारकों को प्रभावित करती है, दूसरा उसके जो सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उससे भी जनाधिक्य है वो प्रभावित होता है। यानी कि एक जो मनुष्य होता है उसके जो सामाजिक जितने भी सामाजिक कारक होते हैं, दूसरी उसकी संस्कृति है वो भी किससे प्रभावित होती है, एक जनाधिक्य से प्रभावित होती है। जनसंख्या नीति के जरिए किसी देश में जनसंख्या के आकार को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि अगर हम जनाधिक्य यानी कि जनसंख्या को कम करना चाहते हैं तो वो किसके द्वारा हो सकती है, हमारी जनसंख्या नीति के द्वारा हो सकती है। यानी कि अगर हम जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसको कम करना चाहते हैं तो ये किसके द्वारा होती है, हमारी जनसंख्या नीति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम देश में जनसंख्या नीति को अपनाते हैं, यदि भारत की जो जैसे जनसंख्या अधिक है तो उसको कम करना चाहते हैं तो वो किसकी वजह से होती है, हमारी जनसंख्या नीति की वजह से होती है। और वहीं अगर हम क्या है कि अगर देश की जो जनसंख्या है वो कम होती है और उसको क्या है कि बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी किसकी वजह से होती है, जनसंख्या नीति की वजह से होती है। ठीक है, मतलब देश की जनसंख्या को कम और मतलब बढ़ाना है वो किस पे डिपेंड करता है, जनसंख्या नीति पर बहुत अधिक प्रभावित करता है। उसके आगे हम देखते हैं अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है। अनुकूलतम जनसंख्या उस सर्वोत्तम जनसंख्या को कहते हैं जो किसी देश में एक निश्चित समय पर उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने अथवा अधिकतम उत्पादन करने के लिए आवश्यक होती है। तो जो हमारी अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है तो वो क्या होती है कि उस सर्वोत्तम जनसंख्या को कहते हैं जो किसी देश में एक निश्चित समय में, यानी कि क्या है कि उस देश की जो जनसंख्या होती है वो एक निश्चित समय पर उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो जनसंख्या है वो क्या है एक निश्चित मात्रा में होती है। ठीक है, और उसी में क्या है कि साधनों का अधिकतम उपयोग करना, यानी कि जो संसाधन हमारे पास प्राप्त होते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में यूज करना अथवा अधिकतम उत्पादन करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि वो क्या करना चाहती है, जो हमारी एक निश्चित समय में मतलब किसी देश की जो जनसंख्या होती है वो क्या करती है, एक निश्चित समय के अंतर्गत जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन होते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना। और क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो क्या करती है उस देश की जो उत्पादन क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका यूज करना। इस कथन के स्पष्ट कि जनसंख्या का आकार तभी अनुकूलतम माना जाएगा जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। यानी कि क्या है कि अनुकूलतम उस देश की जनसंख्या को अनुकूलतम कब बना सकते हैं, जब क्या है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो अधिकतम होनी चाहिए। यानी कि एक जो मनुष्य होता है उसकी प्रति आय अधिक होना, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, एक जनसंख्या का आकार है यानी कि उसको क्या है अनुकूलतम बना सकते हैं अगर हमारी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। इसका कारण है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने पर अथवा उत्पादन के अधिकतम होने की दिशा में ही प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है वो अधिक होती है। तो साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने पर, यानी कि जो साधन हमारे पास उपयुक्त होते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करके अथवा उत्पादन के अधिकतम होने की दिशा में, यानी कि उस क्षेत्र का जो हम काम करते हैं उसका जो उत्पादन होता है वो भी अधिक होना चाहिए और जो संसाधन है हमारे पास उसका भी हम अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो हम क्या है एक प्रति व्यक्ति आय को अधिक कर सकते हैं। आगे आती है अनुकूलतम जनसंख्या की प्रमुख परिभाषा। किस प्रकार हम अनुकूलतम जनसंख्या को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बताई गई है। जैसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर रोबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। तो इसमें क्या माना गया है कि रोबिन्स के अनुसार क्या माना गया है कि जो अनुकूलतम जनसंख्या होती है वो क्या होती है कि जिसके अंतर्गत जो एक मनुष्य होता है वो अपनी मतलब उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब अपनी कार्य करता है जो है उत्पादन को बढ़ावा देता है। आगे आते हैं है। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या माना है कि जो अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है वो क्या होता है कि इसमें अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, कि इसमें जो लोग लगे हुए हैं वो अपनी प्रति व्यक्ति आय को अधिक रखना चाहते हैं। तीसरी आती है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार
कि वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो बोल्टिंग ने क्या माना है कि वह जनसंख्या की अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है कि जिसके अंतर्गत क्या है कि जीवन स्तर अधिक होता है। ठीक है, बोल्टिंग के अनुसार क्या माना जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिसमें जीवन स्तर है वो अधिक होता है। वही क्या है, प्रोफेसर हिक्स ने क्या माना है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह रूप है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रॉबिन्स ने क्या माना है कि इसने सिर्फ एक ही बात मानी है कि जिसके अंतर्गत क्या है कि हम उत्पादन को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं या फिर उत्पादन को अधिक करना। लेकिन क्या है कि जो हिक्स ने क्या माना है कि जनसंख्या का वह रूप है जिसमें प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो अधिक होती है किसके अपेक्षा उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होनी चाहिए और उसके जो उत्पादन की क्षमता है वो भी अधिक होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हिक्स ने दोनों तत्व को ही समान महत्व दिया है, जैसे जिसमें क्या है प्रति व्यक्ति आय को भी अधिक माना है और उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी अधिक बताई है। आगे है, प्रोफेसर कार्ल सॉन्डर्स के अनुसार क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पादन करती हो। अधिकतम आर्थिक कल्याण का अधिकतम प्रति व्यक्ति आय के समान प्रति व्यक्ति आय के समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यवहार में उन्हें उसके बराबर समझा जाता है। तो इसमें क्या है कि सॉन्डर्स ने क्या माना है कि जो अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। इसने सिर्फ एक ही बात को मेन समझाया कि जिसके अंतर्गत क्या है कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है या फिर जो उसका आर्थिक कल्याण होता है उसको महत्व माना है, जिसमें जो उसका आर्थिक कल्याण होता है वो अधिक होना चाहिए। अधिकतम आर्थिक कल्याण का अधिकतम प्रति व्यक्ति आय के समान होना आवश्यक नहीं है। तो उसने क्या माना है कि जो अधिकतम आर्थिक कल्याण होता है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय के समान न हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही बात माना है कि जिसके अंतर्गत आर्थिक कल्याण है वो अधिक होना। ठीक है, जिसे रॉबिन्स ने माना है कि सबसे अधिक उत्पादन होने की क्षमता क्या कहलाती है, उसका अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। कि अनुकूलतम जनसंख्या उसी समय हो सकती है जिसमें क्या है कि जो उत्पादन की क्षमता है वो अधिक हो। ठीक है, उसी प्रकार डाल्टन ने क्या माना है कि उसने प्रति व्यक्ति आय को अधिक ज्यादा महत्व दिया है कि जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसी के अंतर्गत क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या है वो अधिक होती है। और बोल्डिंग ने क्या माना है, जीवन स्तर के बारे में माना है कि अनुकूलतम जनसंख्या उसी समय हो सकती है जिस समय क्या है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। और हिक्स ने क्या माना है कि इन्होंने दोनों ही माने कि प्रति व्यक्ति आय भी होनी चाहिए और उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी अधिक होनी चाहिए। और सॉन्डर्स ने इन सभी को न मानकर क्या माना है कि जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। ठीक है, कि ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक कल्याण है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा है कि जनाधिक्य क्या होता है और उसकी जो अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।